तो यूज़र्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए आपको अपने एक दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है, जो यूज़र्स की दुनिया में एंटर होना पड़ता है, जहाँ पे कंपनी ये सोचती है कि वी आर द यूज़र्स, और यहीं पे कंपनी के प्रोजेक्ट्स की तबाही होना शुरू होती है, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च भी करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है, डिज़ाइन और इवैल्यूएट भी उसको करना पड़ता है। मैं टिप देता चलूँ, PH वैल्यू कहते हैं इसके, जिसमें आप अजम्पशन ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द हाइपोथेसिस कितनी बार हुआ उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। या यूज़र रिसर्च के बहुत से प्रोसेस हैं, बहुत से मेथड्स हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसे एक बाप के 5 बच्चे और उसे कहा जाए कि इनमें से सबसे प्यारा कौन सा है। UX का कोई भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर की इंक्लूजन के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रिसर्च कंडक्ट करनी है तो क्वेश्चन जो हैं उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, और सेम ही क्वेश्चन हो सकते हैं, या उनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। यूज़र रिसर्च में आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा आया है, अब ये जो डाटा आपके पास आया है इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं आगे। एक थ्योरी में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। विजुअलाइजेशन में आपके पास प्रोटोटाइप की स्टेजेस होती हैं, क्रेजी 8, वायरफ्रेम्स, स्टोरी बोर्ड। यूजर रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत कुछ आता है, तो इसमें से मैंने कोशिश की है कि सिंप्लीफाई वर्जन में सिर्फ आपको बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़िशानुर रहमान। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन अंसारी, द पायनियर ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। और कैसे हैं ज़ुल्करनैन साहब आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। सही, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट यूज़र रिसर्च। अगर मैं आपसे आज पूछना चाहूँ कि यूज़र रिसर्च को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ यूज़र रिसर्च, तो क्या कहेंगे? यूज़र रिसर्च एक डायनेमिक लैंडस्केप में अगर हम बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन, सर्विस डिज़ाइन या सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में पहला स्टेज जिसके लिए आपने एम्पैथी पे काम करना है वो कौन है, दैट इज़ आवर यूज़र। वो यूज़र की रिसर्च अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन सही ना हुई तो आपकी सारा कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाएगा, आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। सो यूज़र रिसर्च इज द फर्स्ट इज टू रिसर्च द यूज़र। क्या आपके यूज़र्स कौन है जिनके लिए आप बनाना चाह रहे हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनके चैलेंजेस क्या है। सो बेसिकली इन शॉर्ट समराइज वे यही इसकी डेफिनेशन है। सही, तो इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत को हम, क्योंकि कहा जाता है कि इसके बगैर आप नहीं कर सकते, आप अगर आप करेंगे तो आप कोई डिज़ास्टर ही करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इसके बगैर करेंगे तो उस डिज़ाइन को हम आपके अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू को तो कह सकते हैं कि डिज़ाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो आपकी रिसर्च है, इट कुड बी a stakeholders point of view, your clients point of view, but it would be not a users point of view. तो यूज़र्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए आपको अपने एक दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है, जो यूज़र्स की दुनिया में एंटर होना पड़ता है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है कि आपका प्रोजेक्ट यूज़र के लिए बन रहा है, आपके लिए नहीं बन रहा। मैं इसके लिए बल्कि आपको UX मिथ्स हैं, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि व्हाट आर द सम कॉमन पिटफॉल्स और द मिथ्स ऑफ द UX। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट की मिथ है जहाँ पे कंपनी ये सोचती है कि वी आर द यूज़र्स, और यहीं पे कंपनी के प्रोजेक्ट्स की तबाही होना शुरू होती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यूज़र ही होता है, यूज़र ही होता है। और आप उसको ये कह रहे हैं कि अगर यूज़र रिसर्च आप ना कंडक्ट करें तो इसका कोई सवाल बनता नहीं है कि आपने नहीं कंडक्ट की। या इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। यूज़र रिसर्च के बगैर आपका यूज़र एक्सपीरियंस नहीं कहलाता। आप उसे कोई और टाइटल दे सकते हैं, एंड दैट टाइटल कुड बी ग्राफिक डिज़ाइनर, आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, विजुअल डिज़ाइन जिसमें विजुअल डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटरेक्टिव डिज़ाइन और UI डिज़ाइन, बट इट शुड नॉट बी अ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च भी करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है, डिज़ाइन और इवैल्यूएट भी उसको करना पड़ता है उसके साथ। इसीलिए यूज़र रिसर्च मैंडेटरी है। सही, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या आप बताना चाहेंगे कि यार किन ऑब्जेक्टिव्स को आपको मेनली देखना चाहिए कि आपने ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं नहीं कि अपनी यूज़र रिसर्च के अंदर? सो यूज़र रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि क्या आपके डिज़ाइंस यूज़र के साथ अलाइन है, यूज़र्स के गोल्स के साथ अलाइन है, वो यूज़र के पेन पॉइंट्स को सॉल्व कर रहा है, यूज़र के पेन पॉइंट्स जिन टच पॉइंट्स पे थे वहीं पे आप वो उसके गेम में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर इनके आंसर नो है तो बेहतरीन डिज़ाइन भी आपके नो है, और अगर आपका आंसर येस है तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूज़र रिसर्च। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तो ये हमने जब यूज़र रिसर्च शुरू की है तो इसको हमें डॉक्यूमेंट भी करना होगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऑब्वियसली बहुत से जो यूज़र रिसर्च की प्रैक्टिसेस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जो स्टडी भी कर रहे होते हैं, वो जब वो देखते हैं कि यार ये मेरी प्रैक्टिसेस प्रॉपरली हुई नहीं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। विदाउट डॉक्यूमेंट देयर इज़ नो एनालिसिस। एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यू स्टार्ट विद द असम्पशन मैपिंग। एक असम्पशन है जो आपने बिल्ड किया, आपके स्टेक होल्डर ने बिल्ड किया, then you document that assumption, then you made
प्रैक्टिसेस और तजर्बे आपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, फिर आप उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करते हैं, देन यू मेड अ हाइपोथेसिस आउट ऑफ इट, और उस हाइपोथेसिस को हम तो एक साइंटिफिक मेथड आपने गैप एनालिसिस कहते हैं उसको, गैप एनालिसिस फाइंड करके आप देखते हैं कि अजम्पशंस में इतनी अजम्पशंस वैलिडेट हुई, इतनी नहीं हुई, जो वैलिडेट हुआ उसको लेके आगे चलते हैं, जो नहीं वैलिडेट हुई उसको सिर्फ नोट करके रखते हैं। सो इट्स अ वेरी मच साइंटिफिक प्रोसेस। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। गलीलियो से पहले लोग ये समझते थे कि भारी पत्थर जल्दी नीचे गिरता है और हल्का पत्थर जल्दी नीचे गिरता है और भारी पत्थर देर से गिरता है, क्योंकि देर से इस गिरने की वजह यह है कि उसका मास बड़ा, फ्रिक्शन जो ग्रेविटी का असर उस पर कम पड़ता है और वो लेट गिरेगा। लेकिन इस मिथ को डॉक्यूमेंट किया अजम्पशन की सूरत में। आप इसी से यूजर एक्सपीरियंस की मिसाल समझिए। और गलीलियो ने 1000 पत्थर ऊपर से गिराए, हल्के और भारी, और नीचे लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया कि हर बार दोनों पत्थर इकट्ठे गिरे। सो हाइपोथेसिस ने ये कहा कि ये मिथ गलत थी, अजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि सारे पत्थर इकट्ठे गिर रहे हैं। इसी तरह आप जब यूज़र एक्सपीरियंस में अजम्पशन मैप करते हैं तो फिर आप उसको यूज़र से इवेल्युएट करते हैं कि ये वाकई प्रॉब्लम है या नहीं, ये वाकई सोल्यूशन है कि नहीं। इसके लिए आपको मैं टिप देता चलूँ, PH वैल्यू कहते हैं इसके, जिसमें आप अजम्पशन ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द हाइपोथेसिस कितनी बार हुआ उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, और उसकी बेस पे अपने सोल्यूशन को डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमें ये रिसर्च को आगे लेके चलना है या नहीं। ये तो बहुत आप कह रहे हैं टेक्निकल बातें शुरू हो गई हैं दोबारा हमारी। टेक्निकल ही है। हम थोड़ा सा टेक्निकल जाने को लेकिन हम बहुत टेक्निकल। तो लेट्स मूव ऑन। तो इसमें आप ये कह लें, हम जब यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले यूजर टाइप्स बनाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, इस प्रोसेस को आगे कैसे लेके चलते हैं? ओके, सो आपको आपका टारगेट ऑडियंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है, किसके लिए आप बना रहे हैं। एज्यूम कि आप एक गाय के गोश्त का प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हो, या गणेश की मूर्ति पाकिस्तान में बेच रहे हो, या आप पोर्क पाकिस्तान में बेच रहे हो। सो देयर इज़ नो वैल्यूएटर। मैं यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं कर रहा, गुड बैड की बात भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि क्या वो मार्केट अवेलेबल भी है या नहीं। सो फाइंड द डेमोग्राफी, द कल्चरल लिमिटेशंस, एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है यूज़र का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक साइकोग्राफी वैल्यूज़ भी होती हैं यूज़र्स की। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है, हमें नहीं पता वो ये डिसीजन क्यों ले रहा है, तो वो डिसीजन लेने की ख़ास वजह उसके ऊपर उसके सिस्टम का प्रेशर, मजहबी सिस्टम, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, और गवर्नमेंट के कोई पॉलिसीज़ का प्रेशर, और सोसाइटी का प्रेशर। वो प्रेशर यूज़र की टाइप को इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस पे। फिर उस प्रेशर को किस वजह से, उसकी अगली लेयर होती है आपके माशरे की लेयर, उससे अगली लेयर आपकी गवर्नमेंट की लेयर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू इकोसिस्टम। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड देयर चॉइसेस ऑफ द डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यूजर रिसर्च। यानी कि यूज़र की हमने लिमिटेशंस भी देखनी होती हैं कि उसकी अपनी क्या लिमिट्स हैं। एग्जैक्टली उसके अंदर हमने रहना है, उसको हम कैसे लेकर चलना है उसको, इसके अंदर सारे प्रोसेस के अंदर। क्योंकि आप ये कह लें, इस तरह हमने डिटेल मिसालें दी हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो लिमिटेशंस में आती है कि यार नहीं यार, हम यहाँ पर इसको लिमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रोसेस भी मौजूद है जिस प्रोसेस को आप अडॉप्ट करें, उसके थ्रू फिर आप इसको करें यूज़र रिसर्च को? या यूज़र रिसर्च के बहुत से प्रोसेस हैं, बहुत से मेथड्स हैं। सो यूज़र रिसर्च के प्रोसेस में सर्वे आते हैं, आपके इंटरव्यूज़ आते हैं, आपके ग्रुप इंटरव्यूज़ हैं, आपके इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ हैं, आपके एक्सपर्ट इंटरव्यू हैं, पेयर ऑब्जर्विंग पेयर है, आपको बहुत से रिसर्च मेथड्स हैं, कार्ड सॉर्टिंग है। सो इट्स योर चॉइस कि आप देखते हैं कि किस किस्म का रिसर्च प्रोजेक्ट का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने इसमें से अचीव क्या करना है। क्योंकि हर एक्सरसाइज का रिजल्ट डिफरेंट है, किसी में आप कोई और चीज़ रिसर्च कर रहे होते हैं। सो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस के आपको नाम बता दिए हैं, चॉइस भी आपको बता दी कि कैसे आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट मेथड्स की अगर हम बात करें, अगर मेथड्स तो बहुत सारे हैं, किसको हम किसी एक को अगर हम ले लें, उसको हम लेकर चल सकें एक आम शख्स के लिए, तो कौन सा रिकमेंड करेंगे? बहुत ज़बरदस्त सवाल। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसे एक बाप के 5 बच्चे और उसे कहा जाए कि इनमें से सबसे प्यारा कौन सा है। तो हर रिसर्च का मैंने पहले बताया कि सबकी वैल्यू और कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। तो अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें एनालिसिस इंस्पिरेशन एक एक्सरसाइज है। उसमें आप एनोलॉजी क्रिएट करते हैं इस एक्सरसाइज में कि आपने एक फार्मर की मार्केट प्लेस बनानी है, लेकिन उसमें आपने उनका कस्टमर एक्सपीरियंस एप्पल वाला देना है।
राइट। तो एनालॉजी क्रिएट की, इमोशन, एप्पल का स्टोर में जब कोई एंटर होता है तो उसका एक मूड, उसका एक इमोशन अलग ट्रिगर होता है, लेकिन अगर फार्मर मार्केट में जाते हैं तो एक डिफरेंट मूड इनेबल होता है। तो अगर आप मूड चेंज करना चाह रहे हैं, सो इमोशन एनालिसिस यूजर रिसर्च प्रैक्टिसेस हैं। अब आपने उस एनालॉजी क्रिएट करनी है कि वो क्यों क्रिएट हो रहा है। अब आपने टेक्निकल प्रोडक्ट्स की जगह फल रख देने हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। तो आपने मूड, तो दिस इज एनालिसिस इंस्पिरेशन। अब अगर एक ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जहाँ पे हमें लगता है कि एनालिसिस इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, सो यू डोंट डील इट। तो कार्ड सॉर्टिंग, जहाँ पे आपको कस्टमर से ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन को कैसे परसीव करता है और उसको कैटेगराइज कैसे करता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है, आपके पास इत्तफाकन, क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी कर रहा है और सिचुएशन टू सिचुएशन भी। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में हूँ जहाँ एक ग्रुप इंटरव्यू है, उसमें से मेन स्ट्रीम यूज़र निकले, एक्सट्रीम यूज़र निकले, एक्सट्रीम यूज़र के मैंने इंडिविजुअल इंटरव्यू किए। तो जो इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ थे उसमें मुझे ये इतना डाटा मिल गया कि आई रियलाइज कि शायद मुझे 2 एक्सरसाइजेज नहीं करनी, कार्ड सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है और एनालिसिस इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ऑटोमेटिकली एक्सरसाइजेज कम हो गई। सो आइडियल केस में सारी एक्सरसाइजेज मैंडेटरी हैं, बट समटाइम्स आपका जो क्वेश्चन था कि राइट मेथड्स, तो राइट मेथड्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द राइट सिचुएशन। तो आप सिचुएशन के मुताबिक तय करते हैं। तो जो आपने प्रैक्टिसेस कम करने की बात की है, तो इस प्रैक्टिसेस बेसिकली आप जब कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी कुछ प्रैक्टिसेस डिफाइन की भी होती हैं आपने स्टेक होल्डर के साथ। तो अगर आप ऑन द वे आप इस प्रैक्टिसेस कम कर रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेक होल्डर को ऐड करना ज़रूरी होता है कि हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं या इसको हम डिक्रीज़ कर रहे हैं प्रैक्टिसेस को। बहुत ज़बरदस्त सवाल के 2 हिस्से हैं। स्टेक होल्डर को इंक्लूड करना तो लाजमी है, क्योंकि स्टेक होल्डर के बगैर यूएक्स का कोई भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर की इंक्लूजन के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए पहला पार्ट तो यही है कि आपने डिस्कवर करना होता है स्टेक होल्डर कौन है, हु इज़ हु, देन यू कंटिन्यू विद स्टेक होल्डर मैपिंग, देन इंक्लूड देम इन योर एक्सरसाइजेस, ताकि कोई भी इबाहम ना रहे, आपकी प्रैक्टिसेस सही चलती हैं। सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि कौन सी एक्सरसाइज आप रखेंगे, कौन सी बाईपास करेंगे, इसमें स्टेक होल्डर को आप इंक्लूड रखेंगे अपने साथ। मोस्टली नो, ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप जिस वक्त आपने चॉइस किया तो ये टेक्निकली आपको पता है, ये बिल्कुल इस तरह का है कि एक डॉक्टर है और उसके सामने 2 रास्ते हैं कि मरीज़ को मेडिसिन ए खिलानी है, बी खिलानी है या सी खिलानी है। तो ये डॉक्टर की चॉइस है, वो उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, मरीज़ की एज को देखते हुए उसकी रेकमेंड कर सकता है। दैट इज़ हिज एक्सपर्ट ओपिनियन, सो दैट इज़ योर ओपिनियन, क्या चुनना है या नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास ये मौका है कि पेशेंट को वेंटिलेटर में डालना है और उसके बाद वो दोबारा सांस ना ले, वो इसी तरह चलता रहे और वेंटिलेटर पे रहे एंड तक, या उसकी टांग काट दें लेकिन वो बच सकता है, इसके लिए डॉक्टर अपनी ये 2 चॉइस वो पूछेगा कि आप क्या कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्रिटिकल डिसीजंस हैं तो आप स्टेक होल्डर को इंक्लूड करते हैं। एक्सरसाइजेस की चॉइस समटाइम्स क्रिटिकल नहीं होती एंड यू कैन चॉइस बेटर, यू कैन रेकमेंड बेटर। सो आप अपग्रेड कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं और ओकेजनली आप इंक्लूड कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो इसमें हम सबसे पहला हिस्सा जो है आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो क्वेश्चन जो हैं उनको कैसे फॉर्म किया जाता है और सेम ही क्वेश्चन हो सकते हैं या उनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन की फॉर्मेशन बड़ा अच्छा। आपके कुछ तो क्वेश्चन है जिसे हम स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस कहते हैं। वो स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस ये हैं कि आपका दिन कैसा गुजरता है, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते तो कौन सा प्रॉब्लम था, आपको यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम आ रहा है या सोल्यूशन क्या है, या कौन से अच्छे सोल्यूशन आपके जहन में। तो इसको भी एक कॉमन क्वेश्चन, ये स्क्रिप्टेड क्वेश्चन हैं। एक होता है नॉन स्क्रिप्टेड क्वेश्चन। नॉन स्क्रिप्टेड क्वेश्चन ये हैं कि जिसमें आप बात से बात निकलती है। जैसे अभी हमारी बात हुई कि लेट्स से आप कहाँ रहते हैं, सो लेट्स से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ नॉन स्क्रिप्टेड, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं जनाब बहुत दूर रहता हूँ, रायमंड रोड के पास। रायमंड रोड, ये लाहौर में आता है? लाहौर में आता है। लाहौर किस बात से मशहूर है? लाहौर आप कह लें कि खाने पीने के वहाँ से मशहूर। खाने पीने में बेस्ट रेस्टोरेंट बताएं कौन सा आपकी नज़र में, टॉप 2 टॉप 3? मनाल कह लें और दूसरे कुछ आप कह सकते हैं। अब ये मैंने 3 से 4 क्वेश्चन किए। इन क्वेश्चन में आपने विजिबली देखा कि मुझे नहीं पता था आपका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर अगला सवाल आपके क्वेश्चन में था, आपके आंसर में था, आपने जो भी आंसर दिया मैंने उससे क्वेश्चन निकाल लिया। तो ये है अनस्क्रिप्टेड। अब हम चलते हैं स्क्रिप्टेड में। प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ टू मच मैकेनिक्स लगेगा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटराइज्ड, नॉन इमोशनल। तो यूजर रिसर्च तो ये रहा ही नहीं, नॉन इमोशनल हो गया। नॉन स्क्रिप्टेड इज फुल इमोशनल, फुली इंगेज्ड, लेकिन उसमें डायरेक्शन लेस है, सवाल कहीं भी निकल जाएगा और आपको आंसर नहीं मिलेगा। सो आइडियल केस है क्वेश्चंस में सेमी स्क्रिप्टेड। कुछ क्वेश्चंस आपको पता हो ताकि आप डायरेक्शन से ना हटें,
बट आइडियली क्वेश्चन के आंसर से आप अपने क्वेश्चन अलाइन करते जाएंगे, और इसमें मैं कभी किसी टाइम आपको बताऊंगा कि 5 वाई आप एग्जीक्यूट करते हैं ताकि रूट कॉज एनालिसिस कर सकें किसी एक आंसर का, जो भी कस्टमर ने दिया या यूज़र ने दिया, आपको लगा कि इसकी इनसाइट मैंने जाननी है, फिर आप 5 वाई उस क्वेश्चन उस आंसर को इनेबल कर देते हैं कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड दैट इज अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो सवालों को तरतीब देने के बाद और उनको लिख लेने के बाद या एक आप कह लें फार्मूला तय करने के बाद, अब इसमें ये देखना पड़ता है कि आपने ये सवाल पूछने हैं, तो ये सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं या आपने अपनी टारगेट ऑडियंस जिस तरह थोड़ी सी डिफाइन की है उसी में रहना है, क्या क्या करते हैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर? अच्छा, इसके लिए ना एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स। तो आप रिक्रूटमेंट करते हैं आप बाकायदा उनके साथ। रिक्रूटमेंट भी 2 किस्म की होती है, पेड और अनपेड। तो आप जब यूज़र रिसर्च कर रहे हैं तो आप उनके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। पेड में अगर आपको फॉर्चुनेटली ऐसा कोई चीज़ मिल जाए कि जहाँ पे राइट ऑडियंस जो आपको चाहिए वही मौजूद है, तो फिर तो आपको सही सिंटेक्स मिल जाएगा। अदरवाइज पेड से रिजल्ट समटाइम नहीं आता, क्योंकि वो आम यूज़र होते हैं, वो आपके कॉन्टेक्स्ट से भी नहीं होते, वो इट्स लाइक अ क्वांटिटेटिव। तो आपको तो क्वालिटेटिव डाटा चाहिए था। तो रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स में आप अपने साथ रियल क्लाइंट्स के साथ, रियल यूज़र टाइप के साथ, रियल यूज़र्स के साथ इंगेज होते हैं। सो ये कभी फ्री मिल जाते हैं, कभी आप टाइम बाय करते हैं उससे, उनके साथ आप प्रैक्टिसेस करते हैं। सो ये हर किसी के साथ आप नहीं कर सकते। इट इज़ स्पेसिफिकली डिफाइंड, ऑर्डर्ड बाय सेगमेंट विच यू हैड क्लियरली डिफाइंड अर्लियर। आपने वो यूज़र सेगमेंट बनाए हुए हैं। तो उससे हम अचीव क्या करते हैं फिर? उसे अचीव ही करते हैं कि आपको हर यूज़र टाइप की डिफरेंट साइकोग्राफी मिलती है, उनका बिहेवियर ट्रेट्स मिलते हैं, उनकी टेक्निकली स्किल सेट मिलता है, ये कितने एबल हैं और कहाँ तक ये प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तो आप अपना इवेंचुअली जब डिज़ाइन बनाएंगे या सोल्यूशन बनाएंगे या एक्सपीरियंस बनाएंगे, वो अलाइन होगा उस यूज़र टाइप के लिए। जैसे अगर हमारा एक यूज़र टाइप है डॉक्टर, लेकिन वो टेक्निकली साउंड नहीं है, तो उसकी एप्लीकेशन का इंटरफेस सिंपल बनेगा। ठीक। आपके पास एक यूज़र टाइप है जो कि क्लर्क है, नॉर्मल यूज़र है, यूज़र टाइप के अंदर इंफॉर्मेशन उसकी कम है, लेकिन उसके लिए उन्होंने मैंडेटरी शर्त रखी हुई है कि उसने कंप्यूटर साइंसेज में बैचलर या मास्टर्स किया हो। नाउ आपकी एप्लीकेशन बेस्ट बनेगी उसके लिए। बेस्ट से मुराद ये है, बेस्ट ये नहीं कि वो वर्स्ट थी, वैसे मतलब है आप अपनी बेस्ट किस्म के इंटरफेसेस में वो चीज़ें रख सकते हैं जो वो डिस्कवर कर सकता है। सो आपको यूज़र टाइप की रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स में से पता चल जाता है कि हमारा इवेंचुअली जो सोल्यूशन बनेगा वो किस हद तक इन्हें समझ में आएगा और इनके साथ कैसे रहेंगे। इवन सिर्फ इंटरफेस डिज़ाइन नहीं, एक्सपीरियंस डिज़ाइन में उसका इंटरेक्शन भी आ जाता है। अब इंटरेक्शन में आपको ये बता देता हूँ कि आप जब पर्सोना बनाते हैं रिक्रूट पार्टिसिपेंट का, इवेंचुअली आपको उनका पर्सोना बनना है। जब आप उनके पर्सोना बनाएंगे तो उस पर्सोना में बिहेवियर ट्रेट्स में आता है कि परसीविंग और जजिंग ये कहाँ पे लाई करता है। तो ना तो वो इधर 0 यहाँ होगा और 180 इधर होगा, इट वुड बी परसेंटेज 30% परसीविंग एंड 70% जजिंग और 70% परसीविंग और जजिंग। ये एनालिटिकल है या इमोशनल है, ये यूज़र टाइप हमारी कैसी है, जिस किस्म का वो यूज़र होगा आपका इवेंचुअली पूरा यूज़र एक्सपीरियंस की जर्नी, इवन कंटेंट, ब्रांड की टोन, ब्रांड की वॉइस, ब्रांड की हर चीज़ उसके साथ अलाइन होगी कि इस यूज़र के लिए बना रहे हैं जो कि परसीविंग यूज़र है, जो इन चीज़ों में करता है। तो आप यही आगे KPIs होंगे जिस पे आपने डिज़ाइन बनाने होंगे। इसी का मतलब है यूज़र सेंट्रिक है, आपने वैल्यू किया है तो यूज़र सेंट्रिक आप बना रहे हैं और आप सब एवेल्युएट करते जाते हैं कि हाँ यूज़र सेंट्रिक है कि नहीं है हर स्टेज के ऊपर। तो अब ये बहुत सारे हमने यूज़र रिसर्च की है, यूज़र रिसर्च में आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा आया है। अब ये जो डाटा आपके पास आया है इसको आप फिर आप कैसे यूटिलाइज करते हैं आगे? जैसे मैंने यूज़र एक्सपीरियंस की डेफिनेशन में बताया था कि द स्टेप्स ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस इज टू ऑब्जर्व, देन डॉक्यूमेंट, देन व्हाट, एनालाइज, मेजर एंड चेंज। सो जब आपके पास डाटा आ गया, आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, आपने डाटा उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, तो अब आपके पास स्टेज है एनालाइज करने की और मेजर करने की। सो दिस इज द स्टेज। सो एनालिसिस और सिंथेसिस, उस एनालिसिस का एक सिंथेसिस काम करना है आपने कि ये डाटा हमारी अजम्पशन के मुताबिक है या नहीं, और उसके बाद कोई नई इंसाइट आई, हो सकता है आपने अजम्पशन मेड ही ना की हो, कोई नई इंसाइट आई हो। सो आप इस चीज़ पे एनालिसिस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। एक थ्योरी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस ये होता है कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलें तो आप पहले डाइवर्ज करते हैं, हर आइडिया को अडॉप्ट करते हैं। एक ऑथर है मिहाई चिक्सिकमिहाई जो कहता है कि द न्यू डेफिनेशन ऑफ द नॉलेज इज़ नॉट टू नो समथिंग विच इज़ अननोन टू यू, बट टू नो दैट
व्हाट यू शुड कीप एंड व्हाट यू शुड ओमिट आउट, कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है तो कौन सी निकालनी है। तो अब डाइवर्स जब आप करते हैं तो आप हर इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मेरे यूज़र टाइप, हर किस्म का यूज़र टाइप डालें उसमें। पेशेंट रिकॉर्ड कीपिंग है तो डॉक्टर भी आएगा, उसका जेनेटर भी आएगा, उसका फार्मासिस्ट भी आएगा, उसका रिसेप्शन डेस्क भी आएगा, पेशेंट के साथ आने वाले लोग भी आएंगे, क्योंकि एनालिसिस साइड के ऊपर आप फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। बिल्कुल। फिर अगली स्टेज में आप कन्वर्ज करते हैं कि मैं इनमें से कौन से यूजर्स को लेके चलूँगा, उनके कौन से पेन पॉइंट्स को, क्योंकि हर पेन पॉइंट आप सॉल्व नहीं करेंगे। पेशेंट के पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, क्या आपका प्रोजेक्ट इसको सॉल्व करेगा। सो आपने ये देखना है हम अपने प्रोजेक्ट में किस प्रॉब्लम्स को लेके चलें। फिर जिन प्रॉब्लम्स को आप फाइनल करते हैं फिर डाइवर्ज होता है और फिर कन्वर्ज होता है। ये सारा एनालिसिस और सिंथेसिस के साथ होता है। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि जब आप एनालिसिस और फाइंडिंग कर लेते हैं फिर आप इम्प्लीमेंट की स्टेज में चले जाते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च, नॉट डिज़ाइन। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और चीज़ है। रिसर्च में जब सिंथेसिस कर दिया आपने तो फिर आप उसको इन फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रिसर्च प्रैक्टिसेस में, ब्रेनस्टॉर्म रूल के साथ, एफिनिटी मैपिंग के साथ, थीम निकालते हैं, बंडल ग्रुप्स करते हैं, उनको ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं कि ये हमारे ग्रुप्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे, ये हमारे फेजेस हैं जो इवेंचुअली आपकी जर्नी मैप में आते हैं। सो उस डाटे को आप फिर यूज़ करते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में, जो कि फाइनली स्टोरी बोर्डिंग या वायरफ्रेम प्रोटोटाइप की किसी भी टाइप में यूज़र को पेश कर सके विजुअल स्वरूप में। तो ये आपने साथ ही बता दिया कि इसकी आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और फिर आप कैसे शेयर करते हैं। तो विजुअलाइजेशन में आपके पास प्रोटोटाइप की स्टेजेस होती हैं, क्रेजी 8, वायरफ्रेम्स, स्टोरी बोर्ड, ये सब के सब प्रोटोटाइप की स्टेजेस हैं। सही। स्टोरी बोर्ड इज अ एग्जांपल ऑफ द प्रोटोटाइप बाय द वे। ठीक। तो ये और फिर यही तरीका है आपके यूज़र के साथ शेयर करने का कि आपने इसी के साथ यूज़र के साथ शेयर करनी है और फिर उससे दोबारा फीडबैक लेना है। परफेक्ट। सो एक्चुअली एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं शेयर योर फाइंडिंग। आप अपनी फाइंडिंग को शेयर करते हैं तो आप नॉट ओनली द यूज़र के साथ तो करते ही करते हैं, बट आप इंटरनल टीम ऑफ द डिज़ाइनर, टीम ऑफ द डेवलपर, हर स्टेक होल्डर के साथ भी आप शेयर करते हैं। फिर आप यूज़र्स के साथ, तो दोनों के साथ आप शेयर करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी डायरेक्शन अलाइन है या नहीं, हमारी सिंथेसिस ठीक थी, हमारा एनालिसिस ठीक था, हमारी इम्प्लीमेंटेशन ठीक थी। तो ये आप शेयर करते हैं अपनी फाइंडिंग्स। सही। तो ये इसी पॉइंट को पर फिर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो साथ साथ इन टच भी रहते हैं और ये तकरीबन ये आखिरी पॉइंट है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो सारे जब एक पेज के ऊपर आ जाते हैं और फिर हाँ यार ये चमकता मतलब चीज़ें ठीक है और हम इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी हम ओके करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने भी ओके किया है और स्टेक होल्डर ने भी इसका गो हेड दिया है इन तमाम चीज़ों के साथ। तो ठीक है, थैंक यू जुल्फिकार अंसारी साहब, आज भी आपने हमें काफ़ी वक्त दिया है इसके ऊपर बात करने के लिए। तो आपसे मुझे लगता है कि जो सेशंस है काफ़ी लंबे होने हैं और मज़ीद काफ़ी सेशंस आपके साथ चलते रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ दोबारा मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, ज़रूर। बस मैं इसको वाइंड अप इस पॉइंट पे करूँगा कि जो हमारा आज का टॉपिक था ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में था और वो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में था। तो यूज़र रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत कुछ आता है। तो इसमें से मैंने कोशिश की है कि सिंप्लीफाई वर्जन में सिर्फ आपको बताऊं। हर कैटेगरी के अंदर कई कैटेगरीज हैं, कई स्टेप्स हैं और मेरा ख्याल है आसान से आसान तो यही हो सकता था। जब आप फाइंडिंग शेयर करते हैं तो ये यूज़र इंटरफेस की तरफ दाखिल हो जाता है, जिसके बाद आपका डिज़ाइन का फेज होता है। तो आई एम श्योर कि कभी हम डिज़ाइन के ऊपर भी बैठेंगे इंशाल्लाह। और इसके ऊपर जो लोगों के हमारे पास सवालात आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उसके अंदर तमाम चीज़ों को कवर करेंगे कि कौन सी चीज़ की बात कौन सा यूज़र कर रहा था उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मुझे क्वेश्चंस पहुँच जाएंगे। आपके क्वेश्चंस के जवाब में भी वीडियो आएगी, आपके क्वेश्चन के जवाब में कमेंट कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को फैलाया जाए, राइट प्रैक्टिसेस क्या है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।